हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यूएस हेजिमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर के कार्टून्स और पिक्चर्स। जो पहली पिक्चर है वो है पेज 33 में, जिसको बोलते हैं हाईवे ऑफ डेथ। ये जो पिक्चर है, ये एक पिक्चर ये रोड की है जो कि कुवैत एंड बसरा के बीच में जो रोड है उसकी ये पिक्चर है। ये उस समय का ये पिक्चर है जबकि अमेरिका ने इराक पे हमला करा हुआ था और ये जो आर्मी है ये उनके हमले के बाद वहां से वापस आ रही थी। तब उन्होंने किस समय की बात है, ये है गल्फ वॉर, जबकि फरवरी 1991 में जो हुआ था। तो इनके ऊपर जबरदस्ती यूएस फोर्सेस ने जानबूझकर, जबकि ये लड़ाई में थे भी नहीं, और रिट्रीटिंग इराकी आर्मी मतलब जो वापस जा रहे हो, जो लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हो, उनके ऊपर तो अटैक करा जा सकता है, लेकिन जो रूल कहता है कि अगर सोल्जर्स आप वापस जा रहे हो तो आप उन पर अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूएस फोर्स ने जानबूझ में उनके ऊपर उस स्ट्रेच में जिसमें उनके रास्ता था जहां से उनको वापस जाना था, उस रास्ते में उन्होंने अपने बॉम्ब डाले थे और वो वहां पे जितने भी सोल्जर्स थे वो बेचारे फंसे हुए थे, क्योंकि वहां पे बहुत भयंकर जो रोड जैम हुआ था। इस जो अटैक में था, कुवैत के जो प्रिजनर्स थे, होस्टेजेस थे, और पैलेस्टीन के जो आम नागरिक थे, जो रेफ्यूजीज थे, और इराकी सोल्जर्स भी तो ऑफ कोर्स वो मारे ही गए थे, वो सब उसमें विक्टिम्स हुए थे। और ये जो है ये किस कैटेगरी में आता है, इसको वॉर क्राइम बोलते हैं, क्योंकि वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं और उसमें अगर वो रूल को तोड़ा जाता है तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कैटेगरी में है और उसको एक नाम दिया जाता है। तो ये जो काम था ये वॉर क्राइम के अंदर में आता है और ये वायलेशन ऑफ जेनीवा कन्वेंशन भी माना जाता है। अब ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये न्यूज़पेपर के क्लिप है जिसमें लिखा है हाईजैक जेट्स डिस्ट्रॉयड ट्विन टावर्स एंड हिट पेंटागन इन डे ऑफ टेरर। तो ये जो है ये किसके बारे में दिखा रहा है, ये ट्विन टावर्स हैं, इनको किसने अटैक किया था। तो ये जो एक आतंकवादी हमला था जो कि यूएस में करा गया था, जहां तक यूएस बहुत सेफ कंट्री मानी जाती थी, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा अटैक था जिसमें कि जो टेररिस्ट ग्रुप है अल कायदा और तालिबान के जो रजीम है, उन्होंने वो जो कि अफगानिस्तान में बेस्ड है, उन्होंने कहा जाता है कि यह उस हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस समय कौन सा यूएस का प्रेसिडेंट था, उस समय पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहां के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने क्या एक्शन लिया इसके अगेंस्ट, उन्होंने एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया और उसी के अंडर में उन्होंने एक और ऑपरेशन किया, इसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और जो भी उनको लगता था कि जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट उन्होंने एक्शन शुरू करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि आखिरकार जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था क्या। तो इसमें क्या है कि जो यूएस फोर्सेस हैं उसने अरेस्ट करे, सिर्फ अपनी ही कंट्रीज में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे भी उसको लगा कि जो भी इस इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली उन्होंने उन लोगों को पकड़ा। और उन्होंने जितने लोगों को पकड़ा उनको उन्होंने एक सीक्रेट प्लेस में उन्होंने वहां पे रखा। और उनमें से कुछ लोग थे जिनको ग्वांतानामा बे में लाया गया, जो कि क्यूबा के रीजन में है। और वहां पे उन्होंने यूएस ने बहुत क्लियर कर दिया कि वहां पे जितने भी लोग लाए जाएंगे वो बहुत हाई लेवल के टेररिस्ट होंगे और उनके ऊपर कोई भी ह्यूमन राइट्स या फिर कोई भी लॉ उनके ऊपर कामयाब नहीं होएगा। इसलिए वहां पे लौटने वाले जो प्रिजनर्स हैं उनको किसी भी तरीके से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला, ना कि अपनी कंट्री के लैंड से उनको प्रोटेक्शन मिल पाया, ना ही कोई इंटरनेशनल लॉ के अंडर में भी उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल पाया। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार ऑपरेशन इन्फिनिटी रीच है क्या। तो ऑपरेशन इन्फिनिटी रीच में ये होता है कि जो यूएस एम्बेसीज होती हैं जो कि नैरोबी केन्या और दर इस्लाम में होती हैं, वहां पे बॉम्बिंग करी जाती है और इस बॉम्बिंग के लिए अल कायदा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है। तो जो प्रेसिडेंट जो उसमें यूएस के प्रेसिडेंट थे जो कि क्लिंटन थे, वो एक ऑपरेशन का ऑर्डर देते हैं जिसका नाम होता है इन्फिनिटी रीच। इसमें कि
जो मिसाइल स्ट्राइक करा जाता है अल-कायदा टेररिस्ट के जितने भी टारगेट्स होते हैं जो कि सूडान या अफगानिस्तान में होते हैं, जब ऐसा करा जाता है और अल-कायदा को इससे नुकसान होता है तो इसके रिस्पॉन्स में जो अल-कायदा है वो यूएस को अटैक करता है, जो कि बहुत फेमस अटैक है 11 सितंबर 2001 का। अब इस जो कार्टून है उस पर आप ध्यान दीजिए और इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये कार्टून पेज नंबर 36 में है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द पर्सन वेयरिंग द कैप। तो जी ये जो पर्सन है जो कि कैप पहना हुआ है ये एक्चुअली जो यूएस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि ये मुंतज़ राजा है तो इस तरह से दिखाने की कोशिश करी गई है कि यूएस की जो हेजिमनी है, मतलब यूएस के जो दादागिरी है वो पूरे वर्ल्ड में वो चलती है। अब इस व्हाट इज कन्वेड इन द कार्टून, मतलब कार्टून से हम क्या दिखाना चाहते हैं, तो कार्टून से हम ये दिखाना चाहते हैं कि यूएस की जो हेजिमनी है वो चलती है। और इससे हम क्या और भी कोरिलेट कर सकते हैं, इसमें से हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि जो सितंबर 11 का अटैक जो यूएस ने करा था अल-कायदा तालिबान के ऊपर, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। और ये जो बोल रहे हैं यू पोज द पोटेंशियल थ्रेट, मतलब तुम मेरे लिए एक आने वाले खतरा थे, तो इसका मतलब क्या है, तो जो इसमें ये कह सकते हैं कि जब टेररिस्ट आउटफिट ने यूएस एम्बेसी में अटैक किया और जो यूएस को लगा कि ये इनसे हमको खतरा हो सकता है तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और जो कि ऑपरेशन इन्फिनिटी रीच नाम से जाना जाता है, और लेकिन इसके बदले में जो टेररिस्ट आउटफिट था उन्होंने फिर से सितंबर 11 में अटैक किया, और तब जो यूएस है उसने भी अपना एक ऑपरेशन लॉन्च करा जिसको नाम दिया गया एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि उन्होंने जगह जगह से जिन पे भी जरा सा भी शक था उनको पकड़ के लाया गया और उनको फिर कैंप में रखा गया, और उन लोगों के कोई भी ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। तो ये है कि जो यूएस है उसको जहां पे भी लगता है कि उसके जो कंट्री है उसको किसी से भी खतरा हो सकता है, तो खतरा होने से पहले कि रियल नुकसान होने से पहले वो पहले ही उनको शांत कर देता है। अब ये एक और कार्टून है जो कि है पेज नंबर 37 में। इसमें आप एक तरीके का रोबोट टाइप का कोई स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक छोटा सा मुंह है जो कि सोल्जर का है। तो इसमें जो ह्यूज एंड पावरफुल सोल्जर है ये किसको दिखा रहा है, तो जो ह्यूज एंड पावरफुल सोल्जर है एक्चुअली ये यूएस को दिखा रहा है, जिसका कि पूरे विश्व में जिसका अपना एक अधिकार है, हेजिमनी जिसका मेंटेन्ड है। तो इसके जो यूनिफॉर्म है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसके यूनिफॉर्म में उन कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है जो कि यूएस के साथ मिली हुई थी और यूएस का साथ दे रही थी। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आता है, तो इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि 19 मार्च 2003 में यूएस ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा था जिसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और उसका पर्पस था कि वो इराक के अंदर जाएं और वहाँ उनको इस काम करने के लिए 40 कंट्रीज ने सहयोग दिया, जिन सब का नाम इनके कपड़ों में लिखा हुआ है। और ये जो इस ऑपरेशन करने के लिए क्या उद्देश्य था, तो इसमें ये था कि वो उनका कहना था कि वो इराक जो है वो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बना रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो ये काम करना चाहते हैं। और जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको शॉर्ट में लिखते हैं WMD, तो कभी कभी आपको उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो लेकिन इस अटैक को करने के लिए क्या कोई और भी रीजन था, उन्होंने अपना रीजन दे दिया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या रीजन है, तो कहते हैं कि जितने भी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस इसने ज्वाइन किया इनको और जिन्होंने अटैक करने की इराक को चाल चलाई, उन सब का ये था कि वो सब लोग इराक में जो ऑयल फील्ड्स थी उनके ऊपर कंट्रोल चाहते थे, और वो चाहते थे कि अगर वहाँ पे जो पावर है, जो लोग वहाँ पे इराक को गवर्न करते हैं वो अगर उनसे डर जाएंगे तो वो लोग इनके साथ कोई ना कोई संधि कर लेंगे, कोई पार्टनरशिप कर लेंगे, और इससे होने से इन लोगों को आराम से जो वहाँ के जो ऑयल के जो वेल्स है वहाँ से इन लोगों को ऑयल की सप्लाई आराम से मिलती रहेगी।
अब ये जो पेज 38 में ये जो कार्टून है, इसमें एक बहुत बड़ा सा इंसान है जो कि एक जो जज है उसका जो कपड़े पहना हुआ है, उसके हाथ में एक तराजू है जो कि जो जनरली जो जस्टिस को सिग्निफाई करता है, और इसका ये अंगूठा है जो कि जरूरत से ज्यादा लंबा है, और उसके ऊपर एक यूएस का फ्लैग बना हुआ है। तो ये जो फिगर है जो कि एक ब्लैक कोट लॉयर की तरह पहना हुआ है, ये कौन है? तो ये एक्चुअली यूएसए है। और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि यूएस की हेजेमनी, मतलब उसका जो दादागिरी है वो हर जगह है ना। व्हाट इज इसमें क्या है? इसमें जो बैलेंस ऑफ जस्टिस है वो तो छोटा दिखाया गया, लेकिन जो थंब है वो बड़ा दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो जस्टिस है वो एक्चुअली जो जज के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? वो यूएस के थंब में है। मतलब ये यूएस जिसको जिसको सही बताएगा वो सही है, जिसको गलत बोलेगा वो गलत है। तो ये यूएस का ओपिनियन है वो बताएगा। जस्टिस बड़ा नहीं है, बल्कि यूएस का डिसीजन है वो ज्यादा बड़ा है। और ये इसका क्या मतलब है कि अंडर द यूएस थंब, इसका मतलब ये है कि यूएस ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और सारे कंट्रीज को उसी की बात सुननी पड़ेगी और उसी की बात माननी पड़ेगी। अब हेजीमनी का क्या मतलब होता है? जबकि कोई कंट्री इतनी पावर गेन कर लेती है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो उससे ज्यादा उनसे ज्यादा वो मिलिट्री में पावरफुल हो जाती है, इकोनॉमिक में पावरफुल हो जाती है, पॉलिटिकली पावरफुल हो जाती है, कल्चरल सुपीरियरिटी भी हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं हेजीमनी। मतलब उसकी जो बात है वो हर जगह मानी जाती है। अब ये मैप क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, जो जो कि आपको पता होना चाहिए कि पहली जो कंट्री है, जो कंट्री जो हेजीमनी जो मेंटेन करी हुई है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको आइडेंटिफाई करिए मैप में। दूसरी कौन सी कंट्री जो ईस्ट से है, जो कि कॉम्पीट कर रही है यूएस के साथ हेजीमनिक पावर के लिए, और वो कंट्रीज कौन सी हैं जो कि जहाँ पे यूएस एम्बेसी थी और जहाँ पे बॉम्बिंग करी थी अलकायदा ने, और वो कंट्री कौन सी है जो कि इराक ने इन्वेड करी थी, या फिर वो कंट्री कौन सी है जिसकी जिसकी की जो प्रेसिडेंट है उसको जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने के लिए उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। अब इस पेज 40 में ये जो कार्टून है इस पे आते हैं, तो ये कार्टून क्या दिखा रहा है? तो ये दिखाता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है, उसकी जो डोमिनेंस है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। तो इस टाइप की जो डोमिनेंस है, जो हेजीमनी है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। तो जो हेजीमनी का जो बेसिक आइडिया है इस टाइप के हेजीमनी का, उसका क्या होता है? तो उसका ये है कि जब ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी होती है तो वो अपने आप रन नहीं कर सकती, उसके लिए कोई ना कोई डोमिनेंट पावर की जरूरत होती है जिसने उसको बनाया होता है और जो उसको पूरे समय पे उसको चलाता रहता है। तो वो उसके लिए एक डोमिनेंट पावर की जरूरत होती है, जो कि अभी प्रेजेंट स्टेट में यूएस है, और उभरता हुआ चाइना भी दिख रहा है। और कोई दो एग्जाम्पल दीजिए जो कि यूएस के हेजेमनी को बताते हो। तो पहला यह है कि यूएस ने जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैं उनको उसने प्रोवाइड कराया है, और जो यूएस की जो शेयर ऑफ इकोनॉमी है वो 28% है। और जो ब्रेटन वुड सिस्टम है जो कि यूएस ने सेटअप करा था, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है जो कि आज भी यूज करा जाता है। अब ये पेज 47 में ये जो कार्टून है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें दिखाते हैं कि स्टेज में एक आदमी डांस कर रहा है और यहाँ से कोई और वेट कर रहा है, और यहाँ पे देखिए आप ऐसे लग रहा है कोई धक्का देने को भी तैयार है। तो इसमें स्टेज में कौन सी सुपर पावर है? तो स्टेज में क्या है? स्टेज में यूएसए है। और यूएसए कब से सुपर पावर है? तो जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है 1991 में, तब से यूएसए जो है सुपर पावर है। तो आपके हिसाब से क्या ये सही है कि एक सुपर पावर होना चाहिए? तो इसमें आप अपने मन का भी आंसर लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक से ज्यादा कंट्रीज होनी चाहिए जो कि पावरफुल नेशन हो, जिससे कि सब लोग जो भी कंट्री जिसको जिस इस तरीके से हम लोग जो है यूएस की जो हेजिमनी है इसको हम लोग मुकाबला इसका कर सकते हैं, और वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर आ सकती है। अब आपको क्या लगता है कि यूएस हेजिमनी बहुत लंबे समय तक चलेगी? तो मुझे ये लगता है कि यूएस हेजिमनी तब तक चलेगी जब तक कि सारी कंट्रीज खुद मिलकर इकट्ठा ना होकर यूएस हेजिमनी के अपोजिशन में आ जाएं। और अभी तो जितनी भी कंट्रीज हैं ज्यादातर जो है हाइड स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, तो अभी ऐसा लगता है कि अभी यूएस हेजिमनी जाने वाली नहीं है। और चाइना को दिखाते हैं कि वो जो ग्रीन रूम है वहां पे वेटिंग में खड़ा हुआ है, और
तो आपको क्या लगता है कि चाइना ही वेटिंग में है कि कोई और भी कंट्री वेटिंग में है? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से रशिया, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। अगर वो सारे के सारे इकट्ठा एज अ कंट्री माना जाए तो वो सब भी इकट्ठा अगर देखें तो वो भी एक बहुत पावरफुल है, वो भी इन वेटिंग हो सकते हैं। और तो आपको क्या लगता है कि चाइना सून इन वेटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना बहुत ही जल्दी जो यूएस है उसको चैलेंज करने जा रही है एज ए हेजेमोनिक पावर। और आपको क्या लगता है कि क्यों अकेला सिर्फ इस स्टेज में यूएस को ही दिखाया गया है? इसमें यूएस को अकेले दिखाया गया है, यह दिखाने के लिए कि ये जो वर्ल्ड है ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, मतलब इसमें जो शक्ति का केंद्र है बस एक ही जगह पे है, और जो कि यूएस के पास में है। तो इस तरीके से इसमें जितने भी कार्टून हो सकते हैं वो हमने कवर कर दिए हैं। इससे पहले भी डाला था ये वाला कार्टून, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हमने वॉइस ओवर नहीं दिया था, इसलिए बच्चों को समझाने के लिए ये हमने इसमें ऐड किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।